तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल से वर्ष 2023-24 की नई बुक दी जा रही है घर से बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा, ठीक है। और जो बाकी विषय हैं, जो मैंने सभी विषय की वीडियो से है अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां से जाकर सारी वीडियो एक साथ में देख सकते हैं। इतने साफ आंसर कि आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यह देखिए आपका पार्ट 2 दादी की घड़ी देखने वाले हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है और इसका देखिए विवाह ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश क्या है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C और D, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निपात। क्या हो जाएगा, निपात, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जागने के ये तरकीब दीपू को किसने बताई। तो यह देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, दादी ने। किसने सिखाई, दादी ने। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिख रहा है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके। प्रश्न नंबर 3 है, आंगन पड़ी मैं खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य में सही पद क्रम लिखिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर देखिए ये है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरा देखिए क्या हो जाएगा, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये देखिए आपका जो है प्रश्न नंबर 4 है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी। तो देखिए उसका तो देख ले, दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी जिसे वह सिरहाने रखकर सुनना चाहता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। और इसका आंसर देख लीजिए, दीपू के दोस्त उससे इसलिए ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा सी भी खुशी नहीं थी, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 आ चुका है। प्रश्न, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यह देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 आ चुका है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, दम साधना यानी चुपचाप रहना, ठीक है। इसका प्रयोग है, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू ने दम साध गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर ये देख लीजिए 8 हो गया, प्रश्न नंबर 9 हो गया। इन दोनों के आंसर लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 10 आ चुका है आपका। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो यह देखिए इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पार्ट 3 है, मेरी वसीयत। प्रश्न नंबर 1, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्य थी। तो ए धार्मिक भावना, बी पुराने रीति रिवाज, सी प्रेम, डी मुक्ति की भावना। तो इसका सही उत्तर है डी, मुक्ति की भावना। मुक्ति की। प्रश्न नंबर 2, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, ए ना, बी काम, सी या, डी बी। तो इसका सही उत्तर है ए ना। प्रश्न नंबर 3 मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। तो मेरी वसीयत से नेहरू जी की देश प्रेम और संस्कृति एकता की भावना झलकती है, ये इसका सही उत्तर है। पाठ 4 है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। इसका उत्तर है ना प्लस काबिल, यानी ना काबिल। दूसरा है ना प्लस समझ, ना समझ, इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, बी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। इसका उत्तर है नंबर 1 बी प्लस देश विदेश, नंबर 2 है बी प्लस योग वियोग।
लिख लीजिए आप अच्छे से। प्रश्न नंबर 7, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? इसका उत्तर है नेहरू जी चाहते थे कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म ना की जाए। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उसमें बंध जाना धोखे में पड़ना मानता हूँ। इसका सही उत्तर लिख लीजिए आप अच्छे से। प्रश्न नंबर 8, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से एक मुट्ठी भर गंगा डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उगाते हैं। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। उत्तर है इसका नंबर 1, मेरे जिले की नदी का नाम ताप्ती है। नंबर 2, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। नंबर 3, यह नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। प्रश्न नंबर 10, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1, नेहरू जी ने सुबह की रोशनी में गंगा को उछलते कूदते देखा। नंबर 2, सर्दी के समय समीटी सी धीरे धीरे बहना। नंबर 3 है बरसात के दिनों में विकराल रूप दिखना। इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न आगे की ओर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? इसका उत्तर है नेहरू जी ने अपनी पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया है क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। उत्तर है इसका महात्मा गांधी। नंबर 1, महात्मा गांधी हमारे देश के महान देशभक्त थे। 2, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। नंबर 3, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नंबर 4, इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। नंबर 5, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। चार का नाम है 2 कविताएं। पाठ का नाम क्या है? 2 कविताएं। ठीक है, यह देखिए, इसको आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है और इसका जो सही आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है और इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है दादुर का कंठ खुला से क्या आशा है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, ये है, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका प्रश्न नंबर जो 4 है। देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 4 आ चुका है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 5 है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 6, इसका आंसर हो जाएगा, लिख लिया आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर 7 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 8 है, इसका आंसर हो जाएगा।
ये प्रश्न नंबर 9 इसका जो आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, बस दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने पर भी इतने अच्छे साफ वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 आ चुका है। प्रश्न नंबर 10 है, टहनी टहनी में कंदुक रस्म झूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से। ये आपके दिगरे दुगरे प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मेघ बजी कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका देखिए लिख दिया, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 11 की ओर, ये हमारा क्या होगा, प्रश्न नंबर 11 हो गया। ये प्रश्न नंबर 11 और ये 10 हो गया है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 12 आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। तो लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही वाक्य लिख दिए। आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रश्न नंबर पाठ 5 है। क्या है, पाठ 5 है आपका, और मध्य प्रदेश का वैभव। क्या है, मध्य प्रदेश का वैभव पाठ का नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाठ का नाम मध्य प्रदेश का वैभव। ठीक है, चलिए यह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बालाघाट, बी भोपाल, सी पन्ना और डी मंडला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मंडला। क्या हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मंडला। ठीक है, चलिए आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्या है, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, दूसरा का अर्थ है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए कीचड़, बी देखना, सी गोंद और डी पानी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, डी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोंद। क्या हो जाएगा दूसरे का सही आंसर, सी गोंद। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 आ चुका है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है, प्रश्न नंबर 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर देखिए, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। प्रश्न नंबर 5 है, सोहन कहता है और बुनिया पड़ती है, वाक्य में से क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए। ठीक है, इसको उत्तर लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आप वीडियो को रुक कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6 आपका, अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ए लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है 7 है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, लिखा है, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा, ये देखिए प्रश्न नंबर 9 है, इसका जो आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये प्रश्न नंबर 10 है, इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका जो है 11 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यह देखिए हमने लिख दी है, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 आ चुका। प्रश्न नंबर 12, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए ये है, आप लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यह आपका प्रश्न नंबर 12 है। यह देखिए आपका पाठ 6 है, राखी का मूल। क्या है, पाठ का नाम है राखी का मूल। बाकी के जो पाठ और विषय हम देख चुके हैं, हमने अपलोड कर दिए हैं सभी विषय की वीडियो। ठीक है, आप आराम से लिख सकते हैं। यह देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, रानी कर्मावती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए भाई बनाना, माफ़ी मांगना, सहायता मांगना, युद्ध करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाई बनाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है। तो तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है, तो पहला देखिए
ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, चौथा अंतिम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है हिंदू बेग कौन था, तो इसका उत्तर देखिए हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 आ चुका है। प्रश्न नंबर 4 है रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी, तो इसका उत्तर देखिए क्या है, रानी कर्मावती ने हुमायूं से बैर भाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए क्या राखी भेजी। ठीक है, भेजी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर देखिए न्यौछावर अर्पण करना। वाक्य है रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान में न्यौछावर कर दी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 6 है जहाँ पनाह ऐसे मग्न है महारानी कर्मावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है, वाक्य में जहाँ पनाह कौन है, तो इसका उत्तर देखिए क्या वाक्य में जहाँ पनाह बादशाह हुमायूं है। ठीक है, उसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है रानी कर्मावती का पत्र हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते थे। ठीक है, उसका तो रानी कर्मावती का पत्र पढ़कर हम भी पुरानी बैर को भुला देते और भेजी हुई राखी का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है 8 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है पाठ में आई योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांटकर लिखिए, तो इसका उत्तर देखिए लिख दिया है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है, पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर जो है 10 आ चुका है। प्रश्न नंबर 10 है जिन्हें प्राण देने के चाव हो वे ही राखियाँ स्वीकार करेंगे, इस पंक्ति में रानी का क्या आदेश है लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 है राखी के अलावा आप किसी अन्य त्यौहार के बारे में 8 से 10 वाक्य पंक्ति में लिखिए, तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं, दीपावली के बारे में आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए, तो यह उत्तर लिख दिया है, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, तो 8 7 है नीति के दोहे, पाठ का नाम हो जाए, पाठ का नाम क्या हो जाएगा नीति के दोहे। ठीक है, तो यह देखिए आपका जो इसको पढ़िए और इस पैराग्राफ को पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यह देखिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए यह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है, तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए, ए जड़ के, बी चेतन के, सी हंस के, और बी बेकार के। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हंस के। किसके समान बताया है, हंस के। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए आग शब्द का तत्वमस रूप क्या है, तो देखिए आग शब्द का तत्वमस रूप क्या है, देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, अनल, देखिए ए अनल, बी अग्नि, सी पावक, और डी क्या है ज्वलन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि। क्या हो जाएगा दूसरे का, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 आ चुका है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है, पंक्ति में लिए दोहे में से उचित पंक्ति छाट कर लिखिए, तो इसका उत्तर देखिए रहमन हीरा कब कहे लाख टका मोरो मूल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है, तो इसका उत्तर देखिए कवि तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से की है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 5 में है, ये प्रश्न नंबर 5 है, इसका जो आंसर हो जाएगा लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए प्रश्न नंबर 6 है, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे, इस पंक्ति के लिए दोहे से मैं उचित पंक्ति
छाट कर लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, इस पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति है, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। ठीक है, चलिए क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो है 6 का आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब प्रश्न नंबर जो हम 7 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो इसका उत्तर देखिए, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए कहा है कि बुराई करने वाले का स्वागत करना चाहिए और उसे अपने आसपास रखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी यावत जावत ते सिल पर परत निशान, पंक्ति के का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, स्पष्ट कर दिया भावार्थ, आप लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ये प्रश्न नंबर 9 है, रहीमन ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, आप लीजिए आराम से। प्रश्न नंबर 10 है, बाघ और भंडारी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? तो इसका उत्तर देख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिख लीजिए, आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है, नीति के दोहे में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज कर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहों में से कोई एक दोहा, भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह जो आपका प्रश्न नंबर 12 है, इसी के साथ में देखिए पार्ट 8 है आपका, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, यह देखिए आप इसके बारे में पढ़ेंगे परिचय। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, हम बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, पुण्य भूमि सामाजिक पद है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ये तत्पुरुष, और दूसरा है द्वंद्व, और तीसरा है कर्मधारा, और डी वाला है आपका क्या? दिगु। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। क्या है? प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, मत तलाश करो अग्नि में, पंक्ति के रचयिता हैं। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल कलाम। किसकी पंक्ति है? अब्दुल कलाम। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है? तो देखिए इसका उत्तर लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को रोककर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है हम 4 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 आ चुका है। प्रश्न 4 है, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा? तो इसका उत्तर देख लीजिए। ठीक है, और यह देखिए प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था? तो इसका उत्तर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर जो है 6 है, वैज्ञानिकी यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों की शिक्षा दी जाती है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, लिख लीजिए आप आराम से। लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा? तो इसका उत्तर देख लीजिए, डॉक्टर कलाम ने अपना समय व्यर्थ ना जाने दो, जो समय व्यतीत हो गया उसे स्वर्ण देकर की वापसी नहीं खरीद सकते, इस वाक्य को अपने जीवन में उतारा। ठीक है, क्या होगा? प्रश्न नंबर जो है 7 का आंसर हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर जो है 8 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है, ये प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, और प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा। आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर जो है 11 है।
डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। और ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 12 है, पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम की किन बातों से आप प्रभावित हुई अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, चलिए यह क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो है 12 का आंसर हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो आपका प्रश्न नंबर 12 है इसी। चलिए यह देखिए आपका पाठ 9 गौरैया, पाठ का नाम क्या है, गौरैया। ठीक है, पाठ 9 है आपका, पाठ का नाम है गौरैया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गौरैया को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 है, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। तो देखिए इसका जो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, चलिए अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवि की हैरानी का क्या कारण है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यह देखिए प्रश्न नंबर जो है 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, चिड़िया अपना नीड किन किन चीज़ों से बनाती है। तो एक उत्तर देखिए, चिड़िया अपना नीड घोंसला एक एक तिनका एकत्र करके बनाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्या है, गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी, कविता को पढ़कर लिखिए। ठीक है, तो यह इसका उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर जो है 7 हो गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 है, कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यह देखिए उसका, गौरैया एक तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाती है। क्या होगा, प्रश्न नंबर जो 8 का है आंसर है, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 9 है और इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर 10 है, इसका आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है 11 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, कविता के सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 है, गौरैया के अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसके संबंध में 8 से 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए, गौरैया के अलावा हमें कबूतर पक्षी अच्छा लगता है। तो ये इसके बारे में हमने लिख दिए हैं शब्द, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यह देखिए आपका पाठ 10 है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। क्या है नाम, पाठ का नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो चलिए यह देखिए आपका जो हम आगे बढ़ते हैं। यह देखिए कि प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, अव्ययी भाव समान समास का उदाहरण है। तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यथाशक्ति। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यथाशक्ति। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये देखिए हमारा जो है प्रश्न नंबर 2 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था। तो इसके जो सही वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केलकर। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है, इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस ने अपने मित्र श्री NC केलकर को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। ये प्रश्न नंबर 5 है, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था। तो ये प्रश्न नंबर 6 है, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है, पाठ में से एक प्रत्यय वाली 2 शब्द छांट कर लिखी थी। ठीक है, तो यह देखिए आप लिख दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर
बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मंडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? तो इसका उत्तर देख लीजिए, आप आराम से लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, सुभाष चंद्र बोस ने मंडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, लिख लीजिए आराम से। चलिए प्रश्न नंबर 9 है आपका। ये प्रश्न नंबर 9 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया? ठीक है, इसका उत्तर देखिए, पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा। प्रश्न द्विगुण उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ये है आपका औपचारिक पत्र और ये अनौपचारिक पत्र की जो दोनों में अंतर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यह देखिए प्रश्न नंबर 12 आ चुका है। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी सलाह के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके जो पत्र है इसके बारे में लिख दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आपका जो प्रश्न नंबर 12 है इसी के साथ में वीडियो का एंड होता है और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।